इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, बिहार से है। बिहार के मोकामा गैंग वॉर में एफआईआर दर्ज की गई है। बाहुबली नेता अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गैंगस्टर सोनू मोनू पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, अनंत सिंह और सोनू समर्थकों पर भी एफआईआर यहां पर दर्ज की गई है। मोकामा गैंग वॉर में कुल 3 एफआईआर दर्ज हुई है और ये बड़ी जानकारी, एक एफआईआर मुकेश नाम के व्यक्ति पर दर्ज कराई गई है और विवाद में आए मकान का मालिक है मुकेश, ये कहा जा रहा है। शशांक मेरे साथी इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। शशांक, जो एफआईआर दर्ज की गई है अनंत सिंह और सोनू मोनू के खिलाफ, उस पर डिटेल में जानकारी साझा कीजिए। शशांक, देखिए, मोकामा में गोलीबारी की घटना कल हुई थी। इस मामले में पहला थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। कुल 3 एफआईआर दर्ज। आपको बता दूं, मुकेश एक घर पर ताला है, ताला खुलवाने को लेकर है। उसके बाद सोनू मोनू की मांग दर्ज कराई है और पुलिस की ओर से भी एक एफआईआर दर्ज जो है वो कराई गई है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थल पर गोलीबारी हुई है, पुलिस के साथ व्यवहार किया गया है, इसलिए ये एफआईआर हुई है। एफआईआर है और आपको बता दूं, सोनू मोनू गैंग और अनंत समर्थक के बीच भिड़ंत हुई, ये आरोप लग रहा है। तो सोनू मोनू की मां के द्वारा अनंत सिंह उनके समर्थक पर केस दर्ज कराया गया है आरोपी बनाते हुए। पुलिस की ओर से जो केस दर्ज किया गया है, समर्थक सोनू मोनू और उनके समर्थक को आरोपी। ठीक है, शुक्रिया आपका शशांक पूरी जानकारी के लिए। देखिए, अनंत सिंह और सोनू मोनू समर्थकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। कुल 3 एफआईआर दर्ज की गई है पुलिस की ओर से। इस पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है कि आखिर वहां पर हुआ क्या था, कैसे हालात बने, क्यों फायरिंग की गई, इसको लेकर जांच पड़ताल वहां पर की जा रही है। विवाद में जो मकान का मालिक है उस पर भी एफआईआर हुई है। जिस मकान को लेकर विवाद था उसका मालिक मुकेश, उस पर भी एफआईआर। और बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली के दंगल में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो रही है। आज सीएम योगी 3 जनसभाएं करेंगे और साथ ही आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के दूसरे बड़े नेता भी चुनाव प्रचार में उतरेंगे। दिल्ली के दंगल में आज योगी आदित्यनाथ की ग्रैंड एंट्री हो रही है। आज से सीएम योगी दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। आज सीएम योगी दोपहर 2 बजे किराड़ी, शाम 4 बजे करोल बाग, शाम 6 बजे जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी की रैली होगी। भाई वोट डालेंगे, बाबा का भी जलवा है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, उनका स्वागत है। हम लोग काफी उत्साहित हो रहे हैं ताकि उनको देखने के लिए एक बार। सीएम योगी की रैली पर विरोधियों की भी नजर है। ओखला से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानत उल्ला खान ने ओखला आने का चैलेंज दिया। ओखला जरूर आए, वो मैं कह रहा हूँ कि वो पूरी दिल्ली में आए ना आए, लेकिन ओखला में जरूर आए और अपना देखें वो तो ओखला क्या है। ओखला में नफरत नहीं चलती। ओखला में जितना वोट मुझे मुसलमान भाई देते हैं उतना ही वोट मुझे हिंदू भाई भी देते हैं। इस बार उनको उससे भी ज्यादा वोटों से हराएंगे बीजेपी को। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तम नगर और शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पालम और मोती बाग में चुनाव प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन सिंह यादव रोहिणी में चुनाव प्रचार करेंगे। देखिए, दिल्ली के दंगल में आज राहुल गांधी भी एंट्री लेने वाले हैं। सीलमपुर के बाद अब राहुल गांधी मुस्तफाबाद में रैली करेंगे। वहीं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असद उद्दीन ओवैसी आज ओखला में पैदल मार्च करेंगे। 13 जनवरी को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सीलमपुर में रैली करने के बाद आज राहुल गांधी मुस्तफाबाद में रैली करेंगे। राहुल गांधी की रैली के लिए कांग्रेस ने पूरी तैयारी की है। सूत्रों के मुताबिक 24 जनवरी को राहुल मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में भी रैली कर सकते हैं। राहुल की रैली के बाद आने वाले दिनों में मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी की भी रैली होगी। बुधवार को राहुल गांधी दिल्ली सदर विधानसभा के शहजादाबाग में रैली करने वाले थे, लेकिन खराब सेहत के कारण राहुल गांधी रैली में नहीं पहुंचे। यहाँ पहुंचे कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने केजरीवाल को मुस्लिम विरोधी बताया। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ मेरे भाई कि एक तरफ नफरत खड़ी है, एक तरफ झूठे लोग खड़े हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं और उनका छोटा रिचार्ज खड़ा है, और एक तरफ कौन खड़ा है? राहुल गांधी। आज असदुद्दीन ओवैसी भी ओखला में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। ओवैसी पहले जाकिर नगर से बटला हाउस चौक पर पैदल मार्च करेंगे। उसके बाद शाम 7 बजे शाहीन बाग में जनसभा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। पीएम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बूथ जीतने और आम आदमी पार्टी की नाकामियों को आम लोगों तक पहुंचाने का मंत्र दिया। फिर आएंगे तो लोग कह रहे हैं
ये फिर खाएंगे, ये फिर खाएंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी ने आप और कांग्रेस पर चुभने वाले वार किए। पीएम मोदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया और अब दिल्ली की जनता परिवर्तन चाहती है। जनता के साथ किए गए धोखा का ये जीता जागता सबूत है किसमें? कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी का मूल मंत्र दिया। पीएम मोदी ने कहा, हमें हर एक बूथ पर पिछले 10 साल से ज्यादा मतदान का लक्ष्य लेकर चलना है। हर बूथ पर बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट कैसे मिले, इसके लिए काम करना है। पीएम ने कहा, जिन गलियों में गंदा पानी बह रहा है उसकी तस्वीर लोकेशन के साथ शेयर करें। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मिडिल क्लास को एड्रेस करने की भी सलाह दी। पीएम मोदी ने दिल्ली के विकास में केंद्र सरकार के योगदान की जानकारी भी जनता तक पहुंचाने की सलाह भी कार्यकर्ताओं को दी है। दिल्ली में पूर्वांचल के वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। बीजेपी पूर्वी यूपी और बिहार के तकरीबन 100 से ज्यादा नेताओं को प्रचार के लिए दिल्ली में उतार रही है। दिल्ली में रह रहे पूर्वांचल समाज के वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। अब बीजेपी यूपी और बिहार के 100 से ज्यादा नेताओं को ग्राउंड लेवल पर उतारने की तैयारी में है। पूर्वांचल के नेताओं की ड्यूटी 50 विधानसभा क्षेत्रों में लगाई गई है। हर विधानसभा क्षेत्र में 2 नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। बस्ती सीट से 2 बार सांसद रहे हरीश द्विवेदी को संयोजन की जिम्मेदारी दी गई है। ये सभी नेता आज दिल्ली में रिपोर्ट करेंगे। दोपहर 2 बजे बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष इन नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में बीजेपी के महासचिव तरुण चुग, हरीश द्विवेदी समेत अन्य दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। दिल्ली में पूर्वांचल समाज के 30% से ज्यादा वोटर्स हैं। 29 विधानसभा सीटों पर 20% से ज्यादा पूर्वांचली वोटर्स हैं। 2020 में आम आदमी पार्टी को 29 में 24 सीट मिली थी। 2020 में बीजेपी को महज 5 सीट ही मिली थी। नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को 100 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है। प्रवेश वर्मा ने कहा कि केजरीवाल और मान ने उनके खिलाफ झूठे बयान दिए और उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया। नोटिस में प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली चुनाव में पंजाब की सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का मामला उठाने पर मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने बयान को पंजाबियों की अस्मिता से जोड़ा। केजरीवाल और भगवंत मान ने बयान को पंजाबियों का अपमान बताया, जो पूरी तरह गलत है। मैं अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऊपर में 50-50 करोड़ का मानहानि का मुकदमा कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो जीतूंगा। 100 करोड़ रुपए आएगा। इनके पास तो बहुत पैसा है, इनके पास तो दुनिया भर का पैसा है शराब का। 100 करोड़ रुपए आएगा। 100 करोड़ रुपए नई दिल्ली विधानसभा की जनता की भलाई के लिए मैं लगाऊंगा। प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि पंजाब के अधिकारियों पर दिल्ली में केजरीवाल का प्रचार करने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि प्रवेश वर्मा ने शहादत की विरासत का अपमान किया है। शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को गाली दे रहे हैं आप, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी। तुमने खतरा कैसे कह दिया? पूरे देश में भाजपाई बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा रहे हैं और कह रहे हैं अपने ही देश के रहने वाले सिख समाज के लोग जो है वो खतरा बने हुए हैं। महाकुंभ में हुई योगी कैबिनेट की बैठक में यूपी के विकास के लिए कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में गंगा और विंध्य एक्सप्रेसवे को जोड़ने को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही मेडिकल कॉलेज और आईटीआई बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। तीर्थराज प्रयाग में 144 साल के बाद महाकुंभ के शुभ संयोग पर हुई कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले किए गए। त्रिवेणी तट पर हुई कैबिनेट की बैठक में सूबे की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 320 किलोमीटर लंबे विंध्य एक्सप्रेसवे, 100 किलोमीटर लंबे विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को सैद्धांतिक सहमति दी गई। प्रयागराज को बड़ा उपहार देते हुए मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में हेतापट्टी से सलोरी तक गंगा पर पुल, संगम के पास अरेल में एक समानांतर पुल को मंजूरी दी गई है। महाकुंभ के बाद अर्धकुंभ 2031 में होगा। कैबिनेट ने बैठक के बाद गंगा एक्सप्रेसवे को आगे बढ़ाने का काम किया गया, जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। कैबिनेट की बैठक में वाराणसी, प्रयागराज समेत 7 जिलों को धार्मिक क्षेत्र की मंजूरी दी गई। प्रयागराज, वाराणसी और आगरा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और मुरादाबाद में 10,000 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव पास हुआ। बैठक में KGMU को मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करने का फैसला भी हुआ। साथ ही हाथरस, कासगंज और बागपत में 3 नए मेडिकल कॉलेज बनाने और 62 ITI, 5 नवाचार, आविष्कार और प्रशिक्षण केंद्र बनाने का भी फैसला हुआ। त्रिवेणी तट पर कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम योगी समेत उनके सभी कैबिनेट के मंत्रियों ने संगम में पवित्र स्नान किया।
पूरी सरकार ने त्रिवेणी संगम में खड़े होकर आचमन भी किया और ये स्नान विशेष था। इसके जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगम से न सिर्फ सनातन और समरसता का संदेश दिया, बल्कि सियासत के कई समीकरणों को भी साथ दिया। महाकुंभ में अमृत स्नान, सीएम योगी की गंगा पूजा, कैबिनेट बैठक के लिए प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी समेत तमाम मंत्रियों ने त्रिवेणी में जाकर डुबकी लगाई और फिर सबने मिलकर गंगा मैया की पूजा की। गंगा स्नान के बाद सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने गंगा मैया का दुग्ध अभिषेक किया, आरती की। इससे पहले तमाम मंत्रियों के साथ सीएम योगी ने डुबकी लगाई। गंगा स्नान के वक्त डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी साथ में खड़े थे। डुबकी लगाने के दौरान का जो वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है वो ये वीडियो है। मानो गंगा मैया के गोद में पहुंचकर मंत्री बच्चे बन गए, पानी से खेलने लगे, एक दूसरे पर पानी फेंकने लगे। 144 साल बाद महाकुंभ का ये संयोग बना है। संगम किनारे कैबिनेट की बैठक और गंगा में डुबकी लगाकर मंत्री खुश हुए। ये वास्तव में ज्ञान और उपासना का केंद्र है। इसकी दिव्यता और भव्यता प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और योगी जी ने जो इसको महत्व दिया है, आज पूरा देश और दुनिया हिंदुस्तान के सबसे बड़ा समागम को देख रही है। सभी 54 मंत्री मीटिंग में शामिल हुए, बाकायदा सबको तोहफे भी दिए गए। महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक, फिर मंत्रियों की डुबकी ने यूपी में सियासी हलचल पैदा कर दी है। अखिलेश यादव ने कुंभ नगरी में कैबिनेट बैठक को लेकर सवाल खड़े किए तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि योगी सरकार ने उसकी नकल उतारी है। महाकुंभ में गंगा स्नान और कैबिनेट की मीटिंग को लेकर योगी सरकार की हर तरफ चर्चा रही, लेकिन विपक्ष ने इसमें भी राजनीति का मौका खोज लिया। निशाना खुद अखिलेश यादव ने साधा है। प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहाँ पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं। कांग्रेस ने ये कहते हुए निशाना साधा कि कैबिनेट की बैठक कर योगी कांग्रेस सरकार की कॉपी कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार में 8 जनवरी 1988 को कुंभ क्षेत्र में पहली विधानमंडल की बैठक हुई थी। आज भाजपा सरकार उसका अनुसरण तो कर रही है। ये नकल करने वाले लोग नियत नहीं सही कर सकते। विपक्ष ने कुंभ में मीटिंग और कैबिनेट के गंगा स्नान पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने अखिलेश यादव को घेर लिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कड़े शब्दों में निशाना साधा। अखिलेश यादव जी को मानसिक रोग है, दृष्टि दोष है, इसका वो इलाज करावे। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, गंगा मैया से भी प्रार्थना करता हूँ। मणिपुर से जेडीयू विधायक के बीजेपी सरकार से समर्थन वापसी वाली सियासी खबर का असर बिहार में भी देखने को मिला। चर्चा होने लगी कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटने वाले हैं, लेकिन चर्चा चंद मिनटों में ही हवा हो गई और बीजेपी नेता ने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार जब तक जिएंगे तब तक बिहार के सीएम बने रहेंगे। मणिपुर में जेडीयू विधायक के बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेने वाली ये चिट्ठी जब सामने आई तो सवालों की झड़ी लग गई। चर्चा होने लगी कि मणिपुर का सियासी संदेश कहीं बिहार के लिए तो नहीं है। कांग्रेस ने क्वेश्चन मार्क लगाकर सियासी समीकरण बदलने की आशंका जताई। कुछ भ्रामक खबरें जनता दल यूनाइटेड की मणिपुर इकाई की के संबंध में आई है। एनडीए की वहाँ जो सरकार है उसको पूर्व की तरह समर्थन आगे भी जारी रहे। हम उसी तत्परता और निष्ठा के साथ आगे भी समर्थन देंगे। लेकिन जेडीयू ने फौरन चर्चा पर ब्रेक लगाया। इस विवाद के बाद जेडीयू ने पार्टी के मणिपुर प्रदेश अध्यक्ष को पद से हटा दिया, साथ ही बीजेपी सरकार को समर्थन जारी रखने का भी ऐलान किया। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के कुछ नेता माहौल बना रहे थे कि दही चूड़ा वाले भोज में अमित शाह ने सीएम के लिए नीतीश के नाम पर ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। लेकिन जेडीयू और बीजेपी ने न सिर्फ इस सियासी गॉसिप को खारिज किया, बल्कि ये कह दिया कि जब तक जिएंगे तब तक नीतीश सीएम कहेंगे। 2025 में 225, अब 25 से 30 फिर से नीतीश। देश के 4 बड़े कलाकारों को पाकिस्तान से धमकी भरा मेल आया है। धमकी देने वाले ने 8 घंटे के भीतर इन आर्टिस्ट से जवाब मांगा है। जवाब नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। अब मुंबई पुलिस ने इस पूरे ही मामले में केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। कपिल शर्मा, राजपाल यादव, सुगंधा मिश्रा और रेमो डिसूजा को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने कपिल शर्मा के साथ ही घर वाले, सहयोगी और पड़ोसियों को भी जान से मारने की धमकी दी है। सूत्रों के मुताबिक धमकी भरा मेल करने वाले ने खुद को विष्णु बताया है। धमकी भरे मेल में कहा गया है कि इसे पब्लिक स्टंट या परेशान करने की कोशिश न समझा जाए। धमकी देने वाले ने 8 घंटे जवाब नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी है।
धमकी भरे ईमेल को लेकर मुंबई पुलिस ने राजपाल यादव की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की। पुलिस को टीवी एक्ट्रेस सुगंधा मिश्रा और कोरियोग्राफर रेमो की तरफ से भी शिकायत मिली है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में अज्ञात शख्स के खिलाफ बीएनएस की धारा 351(3) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से किया गया है। सैफ अली खान पर हुए हमले की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने बांद्रा लेक के पास से चाकू के तीसरे टुकड़े को बरामद कर लिया है और साथ ही पुलिस ने इस पूरे ही मामले को लेकर 2 और लोगों से भी पूछताछ की है। पुलिस चाकू का टुकड़ा बरामद करने के लिए आरोपी को लेकर बांद्रा पहुंची थी। पुलिस ने इस मामले में वर्ली कोलीवाड़ा के एक सैलून मालिक से भी पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी शरीफुल ने अपनी पहचान छिपाने के लिए वर्ली कोलीवाड़ा के सैलून में बाल कटवाए थे। पुलिस ने एक रिक्शा चालक से भी पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक इस रिक्शा चालक ने आरोपी को बांद्रा लेक इलाके में देखा था। रिक्शा चालक को पुलिस स्टेशन बुलाकर उससे पूछताछ की गई। पुलिस की जांच में भी खुलासा हुआ है कि आरोपी शरीफुल ने बांग्लादेश से भारत आने के लिए एजेंट को 10,000 रुपए दिए थे। सूत्रों के मुताबिक शरीफुल दावकी नदी के जरिए भारत में घुसा था। पूछताछ में शरीफुल ने बताया कि एजेंट ने उसे असम से कोलकाता पहुंचाने में मदद की, साथ ही सिम कार्ड खरीदने में भी उसकी मदद की थी। सैफ अली खान ने हमले वाली रात हॉस्पिटल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर भजन सिंह राणा से मुलाकात की। सैफ ने भजन सिंह को 51,000 रुपए भी दिए और उनको धन्यवाद भी कहा। अस्पताल से घर रवाना होने से पहले सैफ अली खान ने ऑटो चालक भजन सिंह राणा से मुलाकात की थी। भजन सिंह राणा को खुद सैफ ने बुलाया था। सैफ ने भजन सिंह राणा को धन्यवाद कहा था। सैफ की मां शर्मिला टैगोर ने भी भजन सिंह राणा का आभार जताया था। मिलने के लिए बुलाए थे, क्या हुआ था वाकया? बस जो भी है उन्होंने धन्यवाद बोला। उनकी माताजी भी थी, वो भी धन्यवाद बोली। मैं तो कभी भी उनको नहीं भूलूंगा। जिंदगी में ऐसा कभी सेलिब्रिटी नहीं देखा जो जब मैं गया सब लोग मेरे को हाथ जोड़े, बोला कि बस थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी जो मेरे को जल्दी आपने पहुँचाया। सैफ ने भजन सिंह राणा को 51,000 रुपए दिए। भजन सिंह राणा का कहना है कि इस घटना के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। कल को उन्होंने ऑफर दे दिया कि काम करिए भजन भाई, आप आके मेरी गाड़ी चलाइए, आप उस ऑफर को स्वीकार करेंगे, उनके साथ चलाएंगे? कर लेंगे सर, जो भी कहेंगे कर लेंगे। फिल्मों में काम करने की इच्छा है आपकी? जी, मैं कितना एक्टर बन पाऊंगा सर? थोड़ा बहुत अगर रोल मिल जाए उनके साथ तो? हाँ बिल्कुल सर, हो जाएगा तो अच्छी बात है। अगर कोई भी यूट्यूब जो भी होता है जैसे कुछ आने लगेगा तो मेरे को थोड़ा अच्छा हो जाएगा। महाराष्ट्र के जलगांव में ट्रेन हादसे में 12 यात्रियों की जान चली गई। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है और साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के घर वालों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। हादसा लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस में हुआ। पचौरा रेलवे स्टेशन के पास चेन पुलिंग हुई और आग की अफवाह पर लोग नीचे भागने लगे। जिस दौरान डरे और घबराए हुए पटरी पर भाग रहे थे, उसी वक्त ट्रैक से कर्नाटक एक्सप्रेस निकल रही थी। यात्री उसी ट्रेन की चपेट में आ गए। पीछे ब्रेक की वजह से धुआं उठा था, अफवाह उड़ा दी है कि मतलब आग लग। फिर वहाँ से मतलब बंदे सब कूदने लगे। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। पीएम ने मृतकों के परिवार से संवेदना जताई है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया। अपघात किंवा दुर्घटना घडलेली आहे, त्या ठिकाणी मृत आहेत त्यांच्या कुटुंबाला 5 लाख रुपये मदत ही महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं आम्ही देणार आहोत आणि जी जखमी आहेत त्यांचा संपूर्ण उपचार तो सगळा मोफत उपचार त्या ठिकाणी करण्यात येईल। रेलवे सुरक्षा आयुक्त हादसे की जांच करेंगे। वहीं कांग्रेस ने लगातार हो रहे रेल हादसों को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। दर्जनों ट्रेन हादसे हो चुके हैं। मौजूदा रेल मंत्री न तो कोई बयान जारी करते हैं और न ही इस्तीफा देते हैं, न उनसे कोई इस्तीफा मांगता है।